नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 1 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो ऊपर का आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि एफेड्रा पौधे के किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए इसे किया गया है अनावृत बीजी के प्रकार में। ठीक है, देखिए एफेड्रा जिसका मतलब होता है जीनस एफेड्रा, जिम्नोस्पर्म झाड़ियों की 65 प्रजातियों का जीनस एफेड्रा एक विकासात्मक रूप से पृथक समूह है। एफेड्रल क्रम और में एकमात्र जीनस है। प्रजातियां पूर्वी और पश्चिमी दोनों गोलार्धों में शुष्क क्षेत्रों में विपरीत की जाती है। अनावृत बीजी बीज उत्पादक पौधों का एक समूह है जिसमें कॉनिफर, साइकेड, जिंकगो और गैनेटोफाइट शामिल है, जो क्लेड जिम्नोस्पर्म का निर्माण करते हैं, जिनके जीवित सदस्यों को एक्रोजिम्नोस्पर्म के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए विश्व की कुल जनसंख्या का 1/3 कम करना यही नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए 2030 तक खाद्य सुरक्षा हासिल करना ये है। हर जगह से गरीबों को उसकी सभी रूपों में खत्म करना ये भी हो जाएगा। राष्ट्र के भीतर और उनके बीच असमानता को कम करें ये भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा 25 से 27 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका जो उद्देश्य है गरीबों को उसके सभी रूपों में समाप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा में मानव अधिकारों और मानव गरिमा, कानून के शासन, न्याय, समानता और गैर भेदभाव के लिए सार्वभौमिक सम्मान की दुनिया में परिकल्पना किया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि 2030 का एजेंडा सार्वभौमिक, परिवर्तनकारी और अधिकार आधारित है। यह देशों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और अन्य सभी अभिनेताओं के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना है। यह एजेंडा अत्यधिक गरीबी को खत्म करने, असमानता को कम करने और ग्रह की रक्षा के लिए अब तक का सबसे व्यापक खाका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या अक्टूबर 2020 तक भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, भारत स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक वह बैंक होता है जिसमें सरकार के पास अधिकांश शेयर होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी जो है 58.60% है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या पेनिसिलियम एक है। तो पेनिसिलियम क्या हो जाएगा, तो एक कवक हो जाएगा। ठीक है, देखिए पेनिसिलियम कवक का एक जीनस है। इसकी कुछ प्रजातियों का जो उपयोग है पेनिसिलियम प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो जीवाणु संक्रमण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एंटीबायोटिक है। कुछ प्रजातियों का जो उपयोग है वो पनीर बनाने, एंजाइम और कार्बनिक अम्ल उत्पादन में भी किया जाता है। इसका उपयोग बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया के लिए भी किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा एक सामान्य घटना है जिसे स्थानीय रूप से के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसे आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। देखिए आम्र वर्षा कर्नाटक, केरल, कोंकण और गोवा में होने वाली प्री मानसून वर्षा का नाम है जो आमों को पकने में मदद करती है। इन्हें अप्रैल की बारिश या ग्रीष्मकालीन वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। आम्र वर्षा का जो कारण है बंगाल की खाड़ी के ऊपर आने वाले तूफान हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कि 4 मीनार जो है निम्न में से किस शहर में स्थित हो जाएगा। तो यह हैदराबाद में शहर में है। देखिए 1591 में निर्मित 4 मीनार हैदराबाद तेलंगाना भारत में स्थित एक स्मारक है। यह ऐतिहासिक स्थल विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में सूचीबद्ध है। इस स्मारक का जो निर्माण है 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें राजा मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। कथित तौर पर यह उनकी नई राजधानी हैदराबाद की पहली इमारत भी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है कि प्रदूषण वायु में निम्न में से कौन से पदार्थ हे बुखार का कारण बनता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे परागकण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हे बुखार जिसे एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है के कारण होता है। सर्दी जुकाम जैसे लक्षण इसका हो जाएगा। इनमें देखिए बहती नाक, आंखों में खुजली, नाक बंद होना, छींक आना और साइनस में दबाव शामिल हो सकता है। लेकिन सर्दी जुकाम के विपरीत हे बुखार वायरस के कारण नहीं होता है। घास के परागकण जो वसंत और गर्मियों के अंत में आम है। रेगवीर पराग जो पतझड़ में आम है। धूल के कण और तिलचट्टे के बूंदें जो साल भर मौजूद होती है। पालतू जानवरों से निकलने वाली रूसी जो साल भर परेशान कर सकती है, लेकिन सर्दियों में जब घर बंद होते हैं तो इससे और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। के बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधे तौर पर निम्न में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं। तो ये हो जाएगा किसके नियंत्रण में, देखिए ये राज्य का उच्च न्यायालय के नियंत्रण में हो जाएगा। ये
देखिए, सत्र न्यायाधीश की अदालत की अध्यक्षता सरकार के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है तथा मजिस्ट्रेट की अदालत की अध्यक्षता न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। जिला न्यायाधीश अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करता है तथा सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं डिग्री के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। भारत के उच्च न्यायालय भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अपीलीय क्षेत्राधिकार के सर्वोच्च न्यायालय हैं। हालांकि एक उच्च न्यायालय अपने मूल सिविल और आपराधिक क्षेत्राधिकार का ही प्रयोग करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कि 2020 में पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियाई ओपन फाइनल में उपविजेता कौन था? तो ये कौन हो जाएगा? देखिए कौन होगा, तो डोमिनिक थियम हो जाएगा। ठीक है, डोमिनिक थियम। देखिए 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था जो कि 20 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक मेलबर्न पार्क में हुआ था। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन का 108वां संस्करण, ओपन युग का 52वां और वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम था। गत चैंपियन नोवाक जोकोविच ने फाइनल में डोमिनिक थियम को 6-4, उसके बाद 4-6, उसके बाद 2-6, उसके बाद 6-3, उसके बाद 6-4 से हरा करके 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता। यह उनका रिकॉर्ड 8वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और कुल मिलाकर 17वां प्रमुख एकल खिताब था। इस जीत के साथ ही जोकोविच की जीत हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म स्थान है? तो ये देखिए ये कहाँ पर हो जाएगा, ये वैशाली में हो जाएगा। ठीक है, देखिए महावीर को वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। वे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। महावीर का जो जन्म है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में प्राचीन भारत में एक शाही क्षेत्रीय जैन परिवार में हुआ था। महावीर ने 12.5 वर्षों तक गहन ध्यान और कठोर तपस्या किया, जिसके बाद उन्हें केवल ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए क्या कि एलपीजी, ठीक है, क्या है कि एलपीजी का पूर्ण रूप बताना है। तो देखिए क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लिक्विफाइड होता है, ठीक है, ना कि लिक्विड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोलते हैं इसको द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी हाइड्रोकार्बन गैसों मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसका उपयोग जो हीटिंग उपकरण, खाना पकाने के उपकरण और वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसे द्रवीकृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि भंडारण, परिवहन और हैंडलिंग को आसान बनाने के लिए दबाव डालकर गैस को सामान्य तापमान पर तरल में बदल दिया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि एलपीजी रंगहीन, गंधहीन और हवा से भारी होती है। इसमें एक पहचान योग्य गंध मिलाई जाती है ताकि रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सके। एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है जो कोयले या तेल की तुलना में कम कालिक और कम उत्सर्जन पैदा करता है। इसे दबाव के तहत सिलेंडरों में संग्रहित किया जाता है। यह विद्युत हीटिंग, ऑयल या फिर प्राकृतिक हीटिंग प्रणालियों का एक सामान्य विकल्प हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है कब? तो देखिए ये मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, देखिए विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों का एक वार्षिक उत्सव है। विश्व रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह तारीख जीन हेनरी डुनेंट की जन्मतिथि है, जिसका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। हर साल 8 मई को दुनिया भर में 14 मिलियन स्वयंसेवक के मानवीय नेटवर्क के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट की स्मृति में मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? ये हुआ था 15 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है, देखिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1986 में हुआ था और यह केवल शैक्षिक और शोध समुदाय के लिए उपलब्ध था। इंटरनेट तक आम जनता की पहुंच जो है 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था और 2020 तक जो है 718.74 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो जनसंख्या का जो है 54.29% हिस्सा है इसका। उसके बाद जान लीजिए कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1986 में अर्नेट यानी कि एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क के शुभारंभ से साथ हुआ था इसका। उसके बाद जान लीजिए कि हालांकि यह केवल शैक्षणिक और शोध संस्थानों का हालांकि यह जो केवल शैक्षणिक और शोध संस्थानों तक ही सीमित था। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के द्वारा किया गया था और इसे भारत सरकार और यूएनडीपी के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसमें भाग लेने वाले संस्थानों में एनसीएसटी बॉम्बे, उसके बाद आईआईएससी, आईआईटी और डीओई नई दिल्ली शामिल है, इसमें हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कि युवा बंगाल आंदोलन को किसने प्रेरित किया था? तो ये किया था देखिए हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। देखिए हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो एक भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक प्रधानाध्यापक थे। वे अपने समय के एक क्रांतिकारी विचारक थे और बंगाल के युवाओं के बीच पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रसार करने वाले पहले भारतीय शिक्षकों में से एक थे। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो अपने क्रांतिकारी आंदोलन, यंग बंगाल और भारत में देशभक्ति कविता के लिए एक नई मिसाल कायम करने के लिए प्रसिद्ध थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहा कि दिलवाड़ा का मंदिर जो है स्थित है कहाँ पर? तो देखिए ये हो जाएगा कहाँ पर? तो माउंट आबू में हो जाएगा ये।
दिलवारा मंदिर या फिर देलवारा मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है जो राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन सिरोही जिले में माउंट आबू बस्ती से लगभग यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले इनका निर्माण भीम प्रथम के द्वारा किया गया था और माना जाता है कि इनका जो डिजाइन या कम से कम वित्त पोषण धोलका के जैन मंत्री वास्तुपाल के द्वारा किया गया था। अपनी स्थापत्य कला की भव्यता और उत्कृष्ट पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध राजस्थान में दिलवारा मंदिर जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। उसके बाद जान लीजिए कि माउंट आबू से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित इन मंदिरों का जो निर्माण है 11वीं और 13वीं शताब्दी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या है कि भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो ये कब किया गया था? देखिए क्या गया था 1968 ईस्वी में। देखिए लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में लोकसभा में पेश किया गया था। 2013 में पारित किया गया विधेयक 2010 में तैयार किया गया संसदीय पर आधारित था। यह विधेयक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का क्रियान्वयन है। पहला जन लोकपाल विधेयक 1966 में एडवोकेट शांति भूषण के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 1969 में चौथी लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन 16 जनवरी 2014 को राज्यसभा में पारित नहीं हो सका और इसकी अधिसूचना के बाद से 2016 में इसमें एक बार संशोधन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए ये हो जाएगा किसके द्वारा? तो केंद्र सांख्यिकी संगठन के द्वारा। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन एक सरकारी एजेंसी है। भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकी मानकों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसकी एक ग्राफिकल इकाई भी है। CSO दिल्ली में स्थित है, ठीक है, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वहाँ पर दिल्ली में स्थित है। उसके वजह लेके CSO का जो मुख्य काम है वो अन्य सांख्यिकी एजेंसियों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी निकायों के साथ संपर्क बनाए रखना, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करना और प्रकाशित करना, औद्योगिक सांख्यिकी आर्थिक जनगणना आयोजित करना और आधिकारिक तौर पर सांख्यिकी कर्मियों को प्रशिक्षण देना इसका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है किसे? तो देखिए कौन होगा? देखिए ये होगा एलन ट्यूरिंग हो जाएगा, ठीक है, एलन ट्यूरिंग। लेकिन अगर पूछे कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है तो उसे चार्ल्स बेबेज को कहा जाएगा, ठीक है। देखिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक माने जाने वाले एलन ट्यूरिंग प्रथम आधुनिक कंप्यूटरों के विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन एनिग्मा मशीनों के एनस्क्रिप्शन को डिकोड करने आदि कार्यों के लिए फेमस थे। अंग्रेजी गणितज्ञ, तर्कशास्त्री और क्रिप्टोग्राफर एलन ट्यूरिंग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी एनिग्मा कोड को तोड़ने के लिए जिम्मेदार थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध में गांधी जी ने समुद्र की ओर एक विद्रोही मार्च किस वर्ष शुरू किया था? तो ये किया था कब? 1930 ईस्वी को किया था। देखिए नमक सत्याग्रह जो भारत में मार्च से अप्रैल 1930 तक चला, भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए मोहनदास गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। मार्च के दौरान हजारों भारतीयों ने अहमदाबाद के निकट स्थित गांधी जी के धार्मिक आश्रम से लेकर अरब सागर तक लगभग 240 मील की दूरी तक उनका अनुसरण किया था। उसके बाद जान लीजिए कि 1930 के आरंभ में गांधी जी ने वर्तमान पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात से होते हुए साबरमती यानी कि अहमदाबाद के निकट स्थित अपने आश्रम से अरब सागर तट पर स्थित दांडी शहर तक मार्च करके नमक कर की बढ़ती दमनकारी नीति के विरुद्ध एक अत्यंत दृश्यमान प्रदर्शन करने का निर्णय किया था। 20 यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 2012 ईस्वी को पहली बार। देखिए खुशी और कल्याण पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक के समर्थन में पहली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अप्रैल 2012 में प्रकाशित हुआ था। तब से विश्व बहुत आगे निकल चुका है। तीव्रता से खुशहाली को सामाजिक प्रगति के उचित माप और सार्वजनिक नीति का लक्ष्य माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश को हुआ था? तो ये हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए जालंधर बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट और स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ एकत्र हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड आज से 103 साल पहले यानी कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या कि पूना समझौता किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हुआ था देखिए MK गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। देखिए पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच दलितों, दबे कुचले वर्गों और उच्च जाति के हिंदू नेताओं की ओर से ब्रिटिश भारत की विधायक में दबे कुचले वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण पर एक समझौता था। पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को भारत में हिंदू नेताओं के बीच समझौता, जिसके तहत दलितों, इसमें देखिए निम्न जाति के हिंदू समूह जिन्हें अब अक्सर अछूत कहा जाता था, को नए अधिकार प्रदान किया गया था इसके तहत। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखिए क्या है, क्या कि घर के सामने फर्श को सजाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पे किस कला हो जाएगा, किस कला का उपयोग किया जाता है?
जैसे ये कोलम हो जाएगा, कोलम का उपयोग किया जाता है। कोलम जैसे मुग्गू या फिर थराई अलंगारम रंगोली के नाम से भी जाना जाता है। पारंपरिक सजावटी कला का एक रूप है जो सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार चावल के आटे का उपयोग करके बनाई जाती है। इसे सफ़ेद पत्थर के पाउडर, चौक या चौक पाउडर का उपयोग करके भी बनाया जाता है। अक्सर प्राकृतिक या सिंथेटिक रिंग के पाउडर के साथ कोलम, जिसका अर्थ होता है सुंदरता, रंगीन आटे से बना एक फर्श चित्र है और पारंपरिक भारतीय उत्सवों के दौरान सजावटी या औपचारिक डिजाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि उत्तर भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में इसे रंगोली के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखिए कि प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, तो ये हो जाएगा दूरी का इकाई हो जाएगा। देखिए प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश अंतरिक्ष में 86,000 मील प्रति सेकेंड और 5.88 ट्रिलियन मील प्रति वर्ष की गति से यात्रा करता है। ज़्यादातर अंतरिक्ष पिंडों के लिए हम उनकी दूरी बताने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 6 ट्रिलियन मील यानी कि 9 ट्रिलियन किलोमीटर तक जो होता है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कि राज्य के नीति निर्देशक और सिद्धांतों का जो उल्लेख है भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग में किया गया है? ये किया गया है सेक्शन 4 में किया गया, ठीक है, यानी कि भाग 4 में किया गया है। देखिए भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारत पर शासन करने के लिए संस्थानों को दिए गए दिशा निर्देशों या सिद्धांत है और भारत के संविधान के भाग 4 में प्रदान किया गया है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसके तहत नागरिक अच्छा जीवन जी सके। उसके बाद जान लीजिए कि इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी है। निर्देशक सिद्धांतों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: आर्थिक, समाजवादी, राजनीतिक, कार्यकारी, न्याय और कानूनी, प्रशासनिक, पर्यावरण, स्मारकों की सुरक्षा, शांति सुरक्षा, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या कि यदि उपचार ना किया जाए तो HIV से हो सकता है, तो क्या यहाँ पे देखिए एड्स हो जाएगा, यहाँ पे एड्स हो सकता है। देखिए HIV फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, एक विषाणु जो एक देखिए विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। यदि HIV का जो उपचार नहीं किया जाता है तो यह एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का कारण बन सकता है। वर्तमान में इसका कोई भी प्रभावी इलाज नहीं है। एक बार HIV संक्रमित होने के बाद लोग जीवन भर इसके शिकार रहते हैं, लेकिन उचित चिकित्सा देखभाल से HIV को नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद HIV से पीड़ित लोग जो प्रभावी HIV उपचारित करते हैं वे लंबे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं तथा अपने साथियों की सुरक्षा भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या कि भारत में पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया डैश पर लागू नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त पर तो होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भी लागू होता है, भारत के राष्ट्रपति पर भी होता है, प्रधानमंत्री पर नहीं होता है, ठीक है। महाभियोग केवल तभी लगाया जाता है जब प्रतिनिधि स्वतंत्र हो और संसद भारत के निर्वाचित और मनोनीत प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री भारत के संसद के प्रति जवाबदेही होता है। उन्हें संसद सदस्यों की सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए, इसीलिए किसी भी गलत निर्णय या सत्ता के दुरुपयोग को संसद के द्वारा उठाया जाना चाहिए तथा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से निचले सदन या लोकसभा के साधारण बहुमत के द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। उसके जान लीजिए कि इस तरह से हमें प्रधानमंत्री को हटाना चाहिए जो संसद के किसी भी सदन का प्रतिनिधि होता हो। भारत में महाभियोग आमतौर पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदि जैसे चयनित और मनोनीत प्रतिनिधियों पर लागू होता है। वो राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को संबंधित राज्य विधानसभा और संसद में प्रधानमंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या है, किस शहर को लोकप्रिय रूप से एशिया का डेट्रॉइट और भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो देखिए ये हो जाएगा चेन्नई शहर को। देखिए शहर के आसपास प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण इकाइयों और संबद्ध उद्योगों की उपस्थिति के कारण चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट यानी कि भारत का डेट्रॉइट उपनाम के नाम से जाना जाता है। चेन्नई उर्फ भारत का डेट्रॉइट फोर्ड, हुंडई, निसान, रेनॉल्ड, हेटसॉन और रॉयल एनफील्ड जैसी कुछ अन्य अग्रणी कार निर्माताओं के लिए ऑटोमोबाइल विनिर्माण सुविधाओं का केंद्र है। उसके जान लीजिए कि इसके अलावा चेन्नई दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शहर भी है जो करीब 1 करोड़ लोगों को घर उपलब्ध कराता है। यह शहर भारत के करीब लगभग 40% ऑटोमोबाइल के उद्योग और 45% ऑटो घटक उद्योगों का आधार है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि निम्न में से भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे कौन होगा? देखिए यहाँ पे होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाली तेल और गैस खोजकर्ता और उत्पादक है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है जिसका परिचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा देखा जाता है। 2021 तक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में इंडियन ऑयल 21वें स्थान पर है।
500 की सूची में इंडियन ऑयल 212वें स्थान पर है। यह देश की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनी है, जिसका वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुद्ध लाभ $6.1 बिलियन था। 31 मार्च 2021 तक इंडियन ऑयल के कर्मचारियों की जो संख्या है 31,648 है, जिनमें से 17,762 अधिकारी और 13,876 गैर अधिकारी हैं, जबकि 2,775 महिलाएं हैं, जो कुल कार्यबल का 8.77% है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आप कि भारत में पहला परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था कब? तो देखिए ये किया गया था 1974 ईस्वी को। देखिए 18 मई 1974 की सुबह भारत के पोखरण के पास राजस्थान के रेगिस्तान में एक परमाणु विस्फोट किया गया था। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक झटका था। 7 सितंबर 1972 को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परमाणु विखंडन उपकरण पर काम करने की अनुमति दिया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में लगभग 75 वैज्ञानिक और इंजीनियरों की एक छोटी टीम ने परमाणु बम की डिजाइनिंग और विकास की प्रक्रिया को शुरू किया था। विकास दल के प्रमुख राजा जो रमन्ना थे। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या कि दीफू दर्रा स्थित है कहाँ पर? तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए अरुणाचल प्रदेश हिमालय में ये हो जाएगा। देखिए दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की विवादित त्रिबिंदु सीमाओं के क्षेत्र के आसपास एक पहाड़ी दर्रा है। प्रदेश के अंजो जिले में स्थित है। दीफू दर्रा भारत में पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है। यह हवाई वोलोंग डोंग किबूथी कहो दीफू दर्रा मार्ग के माध्यम से हवाई जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में स्थित है। उसके बाद जान लीजिए कि अक्टूबर 1960 में चीन और बर्मा ने अपनी सीमा दीफू दर्रे तक निर्धारित किया, जो पर्वत श्रृंखलाओं के जल क्षेत्र से 5 मील दक्षिण में है। हालांकि इससे भारत के साथ एक राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है, जिससे उम्मीद था कि त्रिबिंदु जल क्षेत्र पर होगा, और यह विवाद अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद का एक हिस्सा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो देखिए कौन सा हो जाएगा? ये होगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। भारत के अग्रणी एक्सचेंज समूह में से एक है और इसने भारतीय पूंजी बाजार में के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक व्यापक शेयर धारक आधार वाली एक कॉरपोरेटाइज्ड और डीम्यूचुअलाइज्ड इकाई है, जिसमें रणनीतिक साझेदार के रूप में 2 प्रमुख वैश्विक एक्सचेंज डायर्चे बोर्स और सिंगापुर एक्सचेंज शामिल है। उसके जान लीजिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स डेरिवेटिव्स म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग के लिए एक कुशल और पारदर्शी बाजार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कि ईस्ट यानी कि खमीर निम्न में से किस विटामिन से भरपूर होता है? तो ये जगह विटामिन बी से भरपूर होता है। ये देखिए शराब बनाने वाले के खमीर में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में B1 यानी कि थायमिन, B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, B3 यानी कि नियासिन, B5 यानी कि पेंटोथेनिक अम्ल, B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन, B9 यानी कि फोलिक अम्ल और H या फिर B7 बायोटिन शामिल है। ये विटामिन कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके जान लीजिए कि वे तंत्रिका तंत्र का भी समर्थन करते हैं। पाचन के लिए उपयोग की जाने वाली मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करते हैं और त्वचा, बाल, आंख, मुंह और यकृत को स्वस्थ रखते हैं। ब्रूवर ईस्ट में विटामिन B12 नहीं होता है, जो मांस और डेयरी उत्पादों में पाए जाने वाला एक आवश्यक विटामिन होता है। शराब बनाने वाला का खमीर सैक्रोमाइसेस सेरेविसिया नामक एक कोशिका वाली कवक से बनाया जाता है और इसका उपयोग बियर बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो देखिए यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, यहाँ पे सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से 1920 के दौरान हुआ था, यह मूलतः मित्र शक्तियों विशेषकर ब्रिटेन के विरुद्ध तुर्की के खिलाफ के प्रति मुस्लिम समर्थन व्यक्त करने का आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद और अन्य धार्मिक नेताओं के द्वारा शुरू किया गया था, जो ओटोमन साम्राज्य को पश्चिमी हमले से बचाने के लिए खिलाफत अब्दुल हामिद द्वितीय की ओर से मुस्लिम भागीदारी विकसित करना चाहते थे। उसके जान लीजिए कि खिलाफत आंदोलन जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़े भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य युद्ध के अंत में ओटोमन साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में ओटोमन सुल्तान के एकाधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का संसाधन यहाँ पे हो जाएगा? तो देखिए कौन हो जाएगा? ये होगा सीन गैस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सीन गैस को संश्लेषण गैस भी कहा जाता है। यह एक ईंधन गैस मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से शामिल है कौन कौन? तो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। उसका सीन गैस जो लकड़ी, बेकार लकड़ी, सेलुलोज या लिग्निन से प्राप्त होता है, ऊर्जा का अक्षय स्रोत बनाना है। सीन गैस के दहन से सीधे गर्मी और बिजली उत्पन्न की जा सकती है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे निम्न में से किसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 से जीतने वाली पहली छात्र बनकर इतिहास रच दिया? तो ये हो जाएगा कविता गोपाल हो जाएगा। ये
तो कविता गोपाल, जिन्होंने सोमवार को कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, ने भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की पहली छात्रा बनकर इतिहास रच दिया। संस्थान के 56वें दीक्षांत समारोह में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरस्कार और पदक प्राप्त हुए। 9.95 के CGPA के साथ उन्होंने बीटेक यानी कि CSE में उच्चतम CGPA के लिए भारत रत्न M विश्वेश्वरैया मेमोरियल पुरस्कार और B रविचंद्रन मेमोरियल पुरस्कार भी हासिल किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कहा कि जीन प्यारी हैरिसन के द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा द एज ऑफ टाइम हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखिए, द एज ऑफ टाइम जीन पियरी हैरिसन के द्वारा लिखित कल्पना चावला की एक आधिकारिक जीवनी है। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी थी। उन्होंने पहली बार 1997 में एक मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया पर उड़ान भरा था। उनका दूसरी उड़ान जो है वो STS 107 पर था, जो 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया की अंतिम उड़ान था। उसके जान लीजिए कि कल्पना चावला उन 7 चालक दल के सदस्यों में से एक थी जिनका 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान विघटित हुआ था। नंबर 38 यहाँ पे कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, कौन होगा? ये सरोजिनी नायडू यहाँ पे हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला उपाध्यक्ष थी। देखिए, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवित्री थी। नागरिक अधिकारों, महिलाओं की मुक्ति और साम्राज्यवाद विरोधी विचारों के समर्थक व औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। उसके जान लीजिए कि कवि के रूप में सरोजिनी नायडू के कार्यों ने उनकी कविता के रंग, कल्पना और गीतात्मक गुणवत्ता के कारण उन्हें महात्मा गांधी के द्वारा द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला की उपाधि दिया गया था। उसके जान लीजिए कि उन्हें 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बाद में 1947 में संयुक्त राष्ट्र प्रांत की राज्यपाल बनी। वह भारत के डोमिनियन में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला भी बन गई। नंबर 39 यहाँ पे कहा कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पुलिस सेवा अधिकारी कौन थी? तो ये कौन हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा, ये कौन होगा? देखिए, यहाँ पे अपर्णा कुमार ये हो जाएगा। देखिए, अपर्णा कुमार जो दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अधिकारी बनी। अब इस उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए अप्रैल में उत्तरी ध्रुव पर अपना कदम रखने का लक्ष्य बना रही है। दोनों ध्रुवों पर विजय भी प्राप्त कर चुकी है। अपर्णा बर्फ पर 111 किलोमीटर पैदल चलकर सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गई है। वह अपने साथ 35 किलोग्राम वजनी उपकरण भी ले गई है। उसके जान लीजिए कि वह पहले ही विश्व के 6 महाद्वीपों को शीर्ष 6 पर्वत चोटियों को चढ़ाई कर चुकी है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति डोनाल्ड अमुंडसेन थे। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट रामचरण दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले भारतीय भी थे। कर्नल JK बजाज अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव में 0 डिग्री अक्षांश पर दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। उसके बाद ये शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कहा कि विश्व के किस देश में प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज्यादा है? तो ये रूस शहर, ये रूस देश हो जाएगा। ठीक है, रूस। देखिए, रूस के पास दुनिया में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। जनवरी 2013 तक देश में लगभग 1688 ट्रिलियन क्यूबिक फीट सिद्ध गैस भंडार होने का अनुमान था, जो दुनिया के कुल सिद्धत गैस भंडार का लगभग 1/4 है। रूस के आधे से अधिक गैस भंडार साइबेरिया में स्थित है। उसके बाद जान लीजिए कि 3 प्रमुख साइबेरियाई क्षेत्र अर्थात यमबर्ग, उसके बाद उरेंगोय, उसके बाद मेदवेजे देश के गैस भंडार का लगभग 45% हिस्सा है। विकास और उत्पादन के तहत देश के अधिकांश गैस भंडार जो है ऊपरी पश्चिमी साइबेरिया के नादिमपुर ताज क्षेत्र में स्थित है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।